वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 1 दिसंबर 2020 है। हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो सर्जरी करने की परमिशन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है। विंटर वरीज, ये कोविड-19 के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है। क्लोजर टू पनिशमेंट 26/11 का एक 26/11 मुंबई टेरर अटैक में शामिल एक व्यक्ति जो हैं उसको भारत वापस हम ले आ सकते हैं। वो फ़िलहाल USA में हैं। उसके बारे में कुछ डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ये पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया और नेपाल टाइज़ के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में माओइज़म या फिर माओइस्ट जो हैं उनके बारे में। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स फॉर UPSC। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इस स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन किया है। इट विल हेल्प यू विथ योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। 14 दिसंबर तक नो कॉस्ट EMI की ऑफर को एक्सटेंड किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप। फ्रेंड्स, कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन की थी, इज़न्ट इट। मैं बात कर रहा हूँ कि आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं उनको सर्जरी करने की सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। कल हमने जो लैंसेंट के एडिटोरियल हैं उनसे हमने कल के एक टॉपिक की डिस्कशन की शुरुआत की थी। फिर हमने कुछ दूसरे एविडेंसेस भी देखे थे जिसमें कुछ ऐसे विद्वान लोगों ने ये बताया था कि अगर हम ये मानते हैं कि आज से कुछ 2500 साल पहले हमारे देश में आई सर्जरी, हार्ट सर्जरी, ये सारी चीज़ों के बारे में बात लिखी गई है तो ये मिथ है। इसका कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस आज भी हमें नहीं मिला है। आज का ये जो आर्टिकल है ये एक सर्जन लिखते हैं और उनकी बात भी सही है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मेडिकल प्रैक्टिस की वो ये है कि जो पेशेंट हैं, जो दर्दी हैं, उसकी सेफ्टी, दैट इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई एक पेशेंट किसी सर्जरी के लिए किसी अस्पताल में एडमिट होता है और पता चले कि वो जो सर्जन है वो ट्रेंड नहीं है। उस व्यक्ति की जान जा सकती है और ऐसा नहीं है कि जान जाना ही सबसे बड़ी बात है। अगर वो व्यक्ति ज़िंदा भी रह जाता है लेकिन अगर सर्जरी ख़राब तरीके से परफॉर्म की गई है तो पूरा जीवन जो है उस व्यक्ति का बर्बाद हो सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे होंगे जहाँ पर एक छोटी सी सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी लेकिन सर्जन जो हैं उनकी गलती की वजह से वो व्यक्ति जो है उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आर्टिकल में लिखा गया है कि यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है कि आयुर्वेदा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सर्जरी की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि एक सर्जन को पता होना चाहिए कि सर्जरी कब परफॉर्म की जानी चाहिए। अपने टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं लेकिन पेशेंट को कौन सा ऐसा वक्त है जब उस पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर सर्जरी परफॉर्म होनी चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि कब सर्जरी परफॉर्म ना की जाए, जिसको कहते हैं क्लिनिकल जजमेंट। और ये जो जजमेंट है कोई किताब पढ़ के नहीं, एक बहुत ही लॉन्ग प्रैक्टिस आपके अंदर वो एक इनबिल्ड एक चाह होनी चाहिए। यू शुड हैव दैट पैशन कि आपको लोगों को सर्व करना है और उसके बाद आपकी एक थरो रोबस्ट एक्सपर्ट के द्वारा एक मास्टर आपको ट्रेन करें, तब जाकर आप एक सर्जन बनते हैं। USA में भी लगभग हर साल 4000 जितनी ऐसी सर्जरीज होती हैं जिसके रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब होते हैं और उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि जिस व्यक्ति ने सर्जरी की है, जिस डॉक्टर ने सर्जरी की है, उन्होंने अच्छी तरीके से या फिर वो इतने ख़ास ट्रेंड नहीं है। सेफ सर्जरी रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग और सर्जरी के टाइम पर भी नोवेल सिचुएशन यानी कि कोई भी नई सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो एक सर्जन जो है या फिर जो सर्जनों की टीम होती है उसके पास एक बहुत ही अच्छा नॉलेज बेस होना चाहिए कि अगर हार्ट सर्जरी कंडक्ट कर रहे हैं और कुछ और हो गया तो कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप टैकल करेंगे। ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इट्स नॉट दैट ईजी कि कट आपने किया और चीज़ों को
जस्ट इट्स नॉट लाइक ए कोई इंजन की तरह नहीं है कि उसमें फिक्स्ड मैकेनिकल पार्ट्स हैं. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग एज वी ऑल नो, राइट. इसीलिए तो डॉक्टर बनना या फिर सर्जन बनना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और इसी वजह से आप देखिए कि उनकी रिस्पेक्ट भी उतनी है सोसाइटी में और इनकम भी उतनी है, क्योंकि बहुत ही कम लोग सर्जन होते हैं. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेदा के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉसिबल हो जाती हैं. क्योंकि कल हमने बात की थी, ऐसा नहीं है कि कल भी मैंने आपको बताया था और आज भी कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आयुर्वेदा जो है वो जेन्युइन नहीं है. आयुर्वेद जेन्युइन है, लेकिन आयुर्वेद और एलोपैथी, इनका जो अप्रोच है, द राइट वर्ड इज अप्रोच, कि उन दोनों का जो अप्रोच है, ये दो मेडिकल की जो ब्रांचेस हैं उनका अप्रोच एक दूसरे से काफ़ी अलग है. तो आयुर्वेदा के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग एक अलग प्रकार की होती है. एक सर्जन के लिए ट्रेनिंग जो है वो एक अलग प्रकार की होती है. एक मॉडर्न मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो एक डॉक्टर जो हैं उनको पहले फंडामेंटल चीज़ें सिखाई जाती हैं, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के बारे में टेक्निक सिखाई जाती हैं, और फिर उसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल किसी ने बेसिक ये नॉलेज ले ली, फिर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में वो सर्जरी, कोई एक पर्टिकुलर सर्जरी, फॉर एग्जांपल ब्रेन सर्जरी या फिर हार्ट सर्जरी, जो भी अलग अलग सर्जरीज होती हैं, तो उस पर्टिकुलर सर्जरी में वो एक्सपर्ट बनते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छे ट्रेनर के पास, एक अच्छे मास्टर के पास अच्छी ट्रेनिंग लेने के बाद और बहुत सारे ऐसे केसेस में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना एज एन असिस्टेंट, तब जाकर वो आप एक सर्जन जो है, एक व्यक्ति जो है वो सर्जन बनता है. आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज में और आप सर्जरी करने लगे तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ख़राब हमारे सामने आ सकते हैं. उससे भी अगर हम थोड़ा डीप जाएं कि सरकार ने ये डिसीजन जो है वो क्यों लिया है, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे देश में, हमारा देश शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स पैदा करने वाला एक देश है, सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टाफ पैदा करने वाला हमारा देश है. लेकिन जितने डॉक्टर्स हमारे पास हैं वो पर्याप्त नहीं है. हमें और ज़्यादा डॉक्टर्स की आवश्यकता है. तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि हमारे देश में और ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो अवेलेबल हों. जब ज़्यादा डॉक्टर्स बनाने की क्षमता हमारे पास आएगी तब जाकर हमें वो राइट क्वांटिटी मिलेगी. और सिर्फ क्वांटिटी नहीं, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए. उसी के साथ साथ क्वांटिटी का एक फाइन बैलेंस हमें बनाना है. तो ज़्यादा डॉक्टर्स हम पैदा करेंगे तब जाकर ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, और ज़्यादा डॉक्टर्स अगर अवेलेबल होंगे तो आज जो सिचुएशन है कि सिटी एरिया में ही आपको बड़ी हॉस्पिटल्स मिलती हैं, या फिर ये जो स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन्स एक्सेट्रा, ये हमें सिटी एरिया में ही मिलते हैं. ग्रामीण विस्तारों में इनकी एक ज़बरदस्त शॉर्टेज है. दूसरी चीज़, एक बात हो गई ज़्यादा डॉक्टर्स की आवश्यकता है. दूसरी चीज़ कि हमारे देश में आपके पास जितने रिसोर्सेज, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मुंबई में ब्रिज कैंडी हैं, लीलावती हैं, दूसरी जो भी ऐसी फेमस हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो एक्सेट्रा, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी सर्जरी या फिर मेडिकल केयर जो है उसको हासिल कर सकते हैं. लेकिन क्या हमारे देश में हर एक व्यक्ति की ये कैपेसिटी है? नहीं. इसीलिए वो हार्ट सर्जरी के लिए द बेस्ट डॉक्टर के पास नहीं, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल के पास जाते हैं. तो रिसोर्सेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और मुझे लगता है कि यही एक रीज़न है, क्योंकि डॉक्टर्स कम हैं और लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं है, तो गवर्नमेंट ने शायद ये सोचा हो कि आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सर्जरी की परमिशन दी जाए, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बहुत सारा ऐसे डॉक्टर्स हमारे पास मिल जाएंगे और सर्जरीज जो है उसका कॉस्ट कम हो जाएगा. लेकिन दिस इज़ नॉट ए राइट अप्रोच. एनीवे डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल. आज का वीडियो अगर पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन. लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. कोविड-19 एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सब, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं. एज वी नो डियर फ्रेंड्स कि आज 1 दिसंबर है, और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के लिए होम मिनिस्ट्री ने एक नई गाइडलाइंस इश्यू की है. बहुत सारे देशों में ये देखा गया कि विंटर के टाइम पर कोविड-19 के केसेस जो हैं वो उसमें एक सर्ज, यानी कि उसमें एक राइज हमें देखने को मिला है, ज़्यादा नंबर्स हमारे सामने आए हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लियरली बता दिया है कि कोई भी राज्य जो हैं,
कोई भी राज्य या फिर सिटी लेवल पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन जो है वो आप नहीं लगाएंगे। अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो पहले आपको होम मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशन करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर आप कंटेनमेंट जोन तैयार करते हैं तो वो माइक्रो टारगेटिंग होना चाहिए कि एक बड़ा सा शहर है, तो इस बड़े से शहर में कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं तो पूरे शहर के ऊपर आप लॉकडाउन या फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। अगर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं उस शहर में तो वहाँ पर ऐसे माइक्रो टारगेटिंग करके आप वहाँ पर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। दूसरी एक चीज़ जो हम सब ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि लोग जो हैं वो अब पेंडेमिक फैटीग का शिकार बन चुके हैं। पेंडेमिक फैटीग का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग के टाइम पर जो कोरोना वायरस से हमें भय था उतना भय अब लोगों के अंदर नहीं रहा है। लोग इसको लाइटली लेने लगे हैं। रिकवरी के आंकड़े लोग पढ़ते हैं कि 90% प्लस हमारे देश में रिकवरी हो चुकी है, मुझे थोड़ी कोरोना वायरस होगा, हम तो ख्याल रखते हैं, यू नो। तो ये जो एक एटीट्यूड है कि हम यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो कोविड-19 से थक गए हैं या फिर उन्होंने मान लिया है कि यही जीवन का तरीका है, ये तो चलता रहेगा, हम हमारा काम अब बंद नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये एक राइट एटीट्यूड है कि हमें कोविड-19 के साथ जीना सीखना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हमारे गार्ड्स जो हैं उसको लोअर कर दे या फिर हम मास्क ना पहने, हैंड सैनिटाइज ना करें, सैनिटाइजर्स हमारे साथ ना हो, यू नो, भीड़ में जाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज भी कोविड-19 जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। कल हमने देखा कि सितंबर 2021 तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का टारगेट भारत सरकार ने रखा है। हमारे देश की पॉपुलेशन है 135 या फिर 1.3 बिलियन पीपल की बात है, राइट, 1.3 बिलियन। तो अब देखिए कि कितने सिर्फ 30 करोड़ लोगों को ही हम वैक्सीन देंगे 2021 सितंबर 2021 तक। और वैक्सीन के बारे में भी आप जानते हैं कि इसकी जो एफिकेसी है वो 90% के आसपास है, इसका ये 100% नहीं है। तो कोविड-19 इतना इजीली ख़त्म नहीं होगा। तो द बेस्ट सॉल्यूशन यही है जो हम सब जानते हैं लेकिन कुछ लोगों ने इसको फॉलो करना बंद कर दिया, दैट इज़ वेयरिंग ए मास्क, गुड वेंटिलेशन में रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, राइट। यही सारी चीज़ें हमें कोविड-19 से दूर रखेगी। द लैंसेट में एक एस्टिमेट सामने आया है कि 131 कंट्रीज़ में ये देखा गया कि जब लोगों ने 10 से ज़्यादा लोगों की भीड़ में जाना बंद कर दिया और जितना कम हो सके उतना वो काम पर जा रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक महीने में 38% कोविड-19 के केसेस में ड्रॉप देखने को मिला। यूनिवर्सल मास्किंग विद 95% कंप्लायंस इज प्रोजेक्टेड टू रिड्यूस डेथ्स ड्रामेटिकली इन अनदर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्टडी। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एक स्टडी के मुताबिक अगर लोग 95% जितना मास्क का कंप्लायंस रहेगा तो भी जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम आ जाता है। और इसी के साथ साथ हमें डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के बारे में भी सोचना चाहिए कि जितना हम लीनियंट रहेंगे, हम अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे मेडिकल सेटअप के ऊपर इसका ज़्यादा प्रेशर होगा और बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे मेडिकल स्टाफ की मृत्यु भी इससे हो रही है। और बहुत सारे परिवार जो हैं, एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से कितने सारे लोगों को परेशानी होती है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। लास्ट चीज़ यही है कि आज भी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स हैं, तो सारे के सारे टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। यानी कि एक ऐसी टेस्ट जो आप कहीं पर भी जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, गुजरात में जाएं, छत्तीसगढ़ में जाएं, राइट, हर एक राज्य में एक प्रकार के प्रोटोकॉल्स, एक प्रकार की टेस्ट होनी चाहिए ताकि हमें राइट रिजल्ट पता चले। मूविंग ऑन, क्लोजर टू पनिशमेंट। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, 26 नवंबर जो है 2020, तो 12 साल हो गए इस मुंबई टेरर अटैक को। 160 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, राइट। 10 आतंकवादी जो हैं वो हमारे देश में आ गए और उसमें से 9 को तो हमने मार गिराया। अजमल कसाब जो हैं वो ज़िंदा पकड़ा गया, उसकी ट्रायल चली, ये सारी चीज़ें हुई और फाइनली उसको फांसी दी गई। और अजमल कसाब ने भी काफ़ी हमने उनसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अजमल कसाब से कलेक्ट की कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। और हमें ये भी पता चला कि वहाँ की यानी कि पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की जो डीप स्टेट यानी कि वहाँ की मिलिट्री, आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस,
ये सारी एजेंसीज, आर्मी एक्सेट्रा, ये सब कोई शामिल थे इस 26/11 अटैक में। अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है तहावुर राणा। तहावुर राणा जो हैं वो डेविड हेडली के साथ मिलकर उसने ये पूरा प्लान किया था, और डेविड हेडली ने ये बताया कि तहावुर राणा ने ये जो मटेरियल है, ये सारी चीज़ें जो सपोर्ट, जो मटेरियल सपोर्ट है, गन्स, वेपन्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में राणा ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। हेडली को 35 साल की सज़ा हुई यूएसए में, लेकिन राणा जो है वो 2008 टेरर अटैक में छूट गया। उसको इलिनियोस कोर्ट, यूएसए की एक कोर्ट ने 2021 तक, सितंबर 2021 तक जेल की सज़ा दी थी, लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट होने की वजह से उसको जेल में से छोड़ दिया गया। तो अब भारत के पास ये मौका है कि हम इस तहावुर राणा को भारत लेकर आएँ, उसको जो कहते हैं एक्स्ट्राडिशन यानी कि उस देश में से हमारे देश में उसको लेकर आना लीगली। यूएसए हमें राणा जो है वो सौंप दे, और यहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ जो हमारे पास एविडेंस है तो मुकदमा चले, और उसको भारत की जो जुडिशियल सिस्टम है वो उसको सज़ा दे। पाकिस्तान तो इसके बारे में एज वी ऑल नो कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ एक ही लटकती हुई तलवार है, दैट इज़ एफएटीएफ का जो फरवरी में डिसीजन आएगा, अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखा गया तो पाकिस्तान की सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि वहाँ पर एक रेवोल्यूशन भी आ जाए और सरकार जो है इमरान खान की वो टूट भी जाए। मिलिट्री के खिलाफ आज तक जितने भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, आपको पता होगा, मेरे कलीग्स ने कुछ लेक्चर्स भी इस टॉपिक के ऊपर बनाया। आई थिंक 3-4 लेक्चर्स तो अवेलेबल हैं ही हमारी चैनल के ऊपर, आप देख लीजिएगा एक बार। अभी आई थिंक कल या फिर परसों की बात है, जब पाकिस्तान के ये जो पॉलिटिकल वहाँ पर जो नवाज शरीफ के डॉटर हैं, तो वो आज एक उन्होंने एक बहुत ही बड़े लेवल पर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की शुरुआत की है। और आज तक ऐसा होता था कि पाकिस्तान की ओपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो सिर्फ सरकार के खिलाफ बात करती थी, लेकिन एक नया बदलाव ये देखने को मिला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़, वो मिलकर वहाँ की आर्मी के बारे में भी बात कर रही हैं। ऐसा पहले कभी भी देखा नहीं गया था, क्योंकि आर्मी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पकड़ थी। पाकिस्तान में डिसीजंस जो हैं, फॉरेन रिलेशंस के साथ जुड़े हुए डिसीजंस, वो वहाँ की आर्मी लेती है। तो एक बहुत ही विचित्र सा स्टेट है, विचित्र सा देश है ये पाकिस्तान। एंड वी नो कि पाकिस्तान ने तो हाफिज़ सईद और दूसरे ऐसे जो भी हैं, मसूद अज़हर एक्सेट्रा, तो ऐसे लोगों को बचाया ही है। अभी एलईटी के जो चीफ हैं हाफिज़ सईद, उसको जेल की सज़ा दे दी, और हमने इसके बारे में भी बात की थी कि ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन ही दे दिया है उसको। तो अब हम पाकिस्तान इसके ऊपर एक्ट करे ना करे, लेकिन ये तहावुर राणा जो हैं उसको हम यहाँ पर ला सकते हैं। यूएसए के साथ एक नेगोशिएशन, लीगल जो भी उसकी प्रोसेस है उसको फॉलो करके हम उसको यहाँ पर लाएं, और उसके ऊपर ट्रायल हो और उसको सज़ा मिले। यही न्याय होगा 160 जो विक्टिम्स हुए इस मुंबई टेरर अटैक के, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और हमारे देश के लिए भी ये स्टेप भारत को उठाना चाहिए। फिर बात करते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि भारत और नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में हमने इससे पहले भी काफ़ी डिस्कशन की है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत और नेपाल के रिलेशनशिप जो हैं ये रोटी बेटी के रिलेशनशिप हैं, यानी कि बहुत ही कल्चरली जुड़े हुए हैं, भाषा के माध्यम से, डिफेंस रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस रिलेशनशिप। वहाँ के बहुत सारे लोग हमारे देश में काम करते हैं, हमारे देश के बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं। और 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, और अर्थक्वेक के बाद पॉलिटिकल इश्यूज़ वहाँ पर हुए, और उस टाइम पर भारत ने 5 महीनों के लिए एक ब्लॉकेड लगा दिया था। नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड यानी कि ज़मीन से घिरा हुआ देश है। एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है चाइना। तो नेपाल जो है उस दुनिया के साथ ट्रेड करने के लिए उनके लिए जो रास्ता है वो भारत से आता था, सिर्फ भारत से। कुछ सामान चाइना से भी आता था, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है वो भारत से आती थी। लेकिन वहाँ पर जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हुए तो भारत ने क्या किया, भारत ने 2015 में
ये ब्लॉकेड लगा दिया कि कोई भी सामान जो है वो हमारे देश से आपके देश में अभी फ़िलहाल नहीं आएगा। तो इसकी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर भारत के प्रति नफ़रत जो है वो काफ़ी बढ़ गई कि हमारा इतना मुसीबत भरा हुआ वक्त चल रहा था और आपने सामान जो है वो भेजना बंद कर दिया। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, खाने पीने की चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो वहाँ के एक एक व्यक्ति के ऊपर इस ब्लॉकेड की इम्पैक्ट हुई। ये एक मुझे लगता है भारत का एक गलत डिसीजन था। अभी 26 नवंबर को हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब जो हैं वो काठमांडू की विजिट पर गए। वहाँ पर उन्होंने फ्लुएंट नेपाली भाषा में मीडिया को एड्रेस किया, ट्रेडिशन के बारे में बात की। लेकिन जनरली जो बातचीत थी, जो जनरली दोनों देशों के बीच में जब भी बातचीत होती है तो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। ये 2015 का जो इंसिडेंट हुआ ब्लॉकेड का, उसके बाद एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप तैयार किया गया। कुछ ऐसे विद्वान लोग, कुछ ऐसे एमिनेंट लोगों का एक ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में डिस्कशन की, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। तो ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट नेपाल में 2015 से देखने को मिला, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। फॉर एग्जांपल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली जो हैं 2017 में इलेक्शन जीतने के पीछे एक कारण ये भी था कि उन्होंने ये बताया कि मैं ऐसा एक व्यक्ति था, हमारी पार्टी ऐसी थी जो जब भारत ने ब्लॉकेड लगाया तो हमने इसका विरोध किया था। आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप जितना एंटी इंडिया बात करेंगे उतने आप नेशनलिस्ट माने जाएंगे, आप राष्ट्रवादी माने जाएंगे। और मैप वाला जो इश्यू हुआ था जिसके बारे में हमने डिस्कशन की थी, राइट, तो केपी ओली साहब की सरकार ने ये पूरा मैप वाला इश्यू इसीलिए निकाला, बताया जाता है कि कोविड-19 को वो अच्छी तरीके से उनकी सरकार हैंडल नहीं कर पाई। तो फिर उनके लिए हॉट टॉपिक ये था कि भारत के ऊपर सारा ब्लेम डाल दीजिए, भारत के बारे में ये मैप के साथ जुड़ा हुआ इश्यू क्रिएट कर दीजिए, तो लोगों का ध्यान जो है वो कोविड-19 के ऊपर नहीं, लेकिन ये मैप वाले इश्यू में लोग जो है उनका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा और हमारा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, जो हमने परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं किया है उसके बारे में लोग बात नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी उसमें तनाव हमें देखने को मिला और ये तनाव जो है वो एक लंबे टाइम से देखने को हमें मिला है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि नेपाल के लोग ही भारत में आकर काम करते हैं। भारत के बहुत सारे लोग जो हैं वो नेपाल में काम करते हैं और लगभग $3 बिलियन हर साल हमें नेपाल से रेमिटेंस के तौर पर हमें मिलते हैं। दूसरी चीज़ कि नेपाल की पॉपुलेशन जो है, ज़्यादातर पॉपुलेशन अब यंग पॉपुलेशन है, तो यंग पॉपुलेशन की, जैसे भारत की पॉपुलेशन की यंग पॉपुलेशन की एक एस्पिरेशन है, वैसे ही नेपाल के लोगों की एस्पिरेशन है। वो वक्त चला गया है कि वो सिर्फ मजदूरी करते थे, राइट। एक वक्त था जब गरीबी बहुत थी, लेकिन अब वो भी पढ़ लिख कर अलग अलग क्षेत्रों में एक्सेल कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि उनको भी राइट जॉब्स जनरेट हो नेपाल में या फिर दूसरी जगह पर जाए तो वो अच्छी पोजीशन के ऊपर काम करें। ये लाइक एवरी अदर यंगस्टर उनका भी ये एस्पिरेशन है। दूसरी चीज़, भारत नेपाल को मदद भी करता है, लेकिन हमारी मदद जो है उसके बारे में वहाँ पर यही सोचा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी एक सपोर्ट जीतने के लिए ही ये सारी मदद आ रही है। रियलिटी में भारत मदद करना नहीं चाहता है। दूसरी चीज़, चाइना भी वहाँ पर पैसे इंजेक्ट कर रहा है और चाइना जो है वो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंजेक्ट कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है उसकी खासियत ये है कि वो फटाफट सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने की क्षमता है चाइना में। हमारी वो वीकनेस है, तो इसकी वजह से हम अगर मदद करना भी चाहें तो भी एक उसका प्रोजेक्शन जो है वो राइट नहीं होता है। कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि जियोग्राफिक कभी चेंज नहीं होगी, भारत और नेपाल एक दूसरे के हमेशा पड़ोसी देश रहेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि बॉर्डर भी हमेशा खुली रहेगी, क्योंकि लाखों लोग जो हैं यहाँ से वहाँ हर रोज़ आते जाते रहते हैं। और तीसरी चीज़ कि चाइना भी अब यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है, तो चाइना को ध्यान में रखते हुए भी हमें जो फ्यूचर के रिलेशनशिप हैं दोनों देशों के, उसको डेवलप करने होंगे। लास्ट टॉपिक है मूविंग फॉरवर्ड इन बेस एरियाज। आर.के. विज एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। यूनियन गवर्नमेंट ने 5 बटालियन सीआरपीएफ की 5 बटालियन को छत्तीसगढ़ में डिप्लॉय किया है एंटी माओइस्ट ऑपरेशन के लिए, खास करके साउथ बस्तर रीजन में। आप जानते होंगे कि ये जो पूरा बेल्ट है उसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है और ख़ास करके छत्तीसगढ़ को आप देखिए हाईली अफेक्टेड एरिया है। छत्तीसगढ़ के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में से 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं
जो माओइस्ट अफेक्टेड हैं, और उसमें से 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो सीवियरली अफेक्टेड हैं, राइट। तो अब यहाँ पर ज़्यादा हमने सीआरपीएफ की 5 बटालियन को डिप्लॉय किया है, तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी। एडवांटेजेस की बात करें तो मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी फोर्सेस जब यहाँ पर जाएगी तो माओइस्ट का मूवमेंट जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। वो खुले तौर पर ऐसे यहाँ से वहाँ घूम नहीं पाएंगे। वो जो मोबाइल वॉरफेयर करते थे एक जगह से दूसरी, अब थोड़े गोरिल्ला वॉरफेयर यानी कि अचानक स्ट्राइक कर दी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादा पर्सोनल का डिप्लॉयमेंट यानी कि ज़्यादा इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर जहाँ पर हमारे सिक्योरिटी कैंप्स लगते हैं वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज और पानी की फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें, मेडिकल स्टाफ डिप्लॉय किया जाता है। और एक एरिया आपने डोमिनेट कर लिया, सिक्योर कर लिया, तो फिर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फैसिलिटीज़ आ जाएगी, फेयर प्राइस शॉप्स वहाँ पर सेटअप की जाएगी, और इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, एमजी नरेगा में लोगों को काम मिलेगा, स्कूल, आंगनवाड़ी, राइट, पंचायत वहाँ पर सेटअप की जाएगी। तो डेमोक्रेसी यहाँ पर धीरे धीरे पेनिट्रेट होने लगेगी। जो चीज़ें ये जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आईईडी और आयरन स्पाइक्स, अचानक हमले हो सकते हैं उनके ऊपर। फिर कोलैटरल डैमेज, कि आपने माओविस्ट को मारने के लिए कोई ऑपरेशन लॉन्च किया और पता चला कि गांव वाले 1-2 व्यक्ति उसमें मर गए, जिसको कहते हैं सामूहिक निषेध यानी कि कोलैटरल डैमेज। तो ये कम से कम या फिर ना के बराबर हो, ये भी हमें देखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो माओविस्ट हैं वो विलेजर्स की आड़ में छुपकर हमारे ऊपर हमला करते हैं। तो विलेजर्स को आप जब अपने कॉन्फिडेंस, विलेजर्स अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करेंगे, उनके सपोर्ट के बिना आप जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि राइट डेटा जो है वो आपको विलेजर्स से ही मिलेगा। लेकिन विलेजर्स को ये एश्योरिटी भी फील होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि वो सेफ हैं। वरना फिर अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन दें और फिर पता चला माओविस्ट को पता चल गया और वो फिर यही करते हैं, विलेजर्स जो हैं उनको मार देते हैं ताकि दूसरा कोई ऐसा साहस ना करे। तो विलेजर्स को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कि वो अगर उनकी मदद करें। लेकिन ये कॉन्फिडेंस तभी जनरेट होगा जब ये सारी फैसिलिटीज़ उनको विजिबल होगी, उनको एक्सेसिबल होगी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स, आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।